अच्छा स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो एमडीकेट का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्री क्लास का होम्योस्टेसिस, उसके बारे में है। अब हम इसके अंदर जो जो चीज़ें कवर करेंगे वो हम इसका होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आता है, होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस जो होते हैं, एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। उसके अलावा हम इसके अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट वाला टॉपिक है, उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट वाले टॉपिक को भी कवर करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर किडनी का जो टॉपिक है पूरा, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इस पूरे टॉपिक को भी कवर करना है। इसके अलावा किडनी के जितने भी टॉपिक आ जाएंगे वो सारे इसी में आ जाएंगे। और इसके अलावा जो थर्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन, उसको भी कवर करना है। तो इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। चलें देखें, होम्योस्टेसिस जो है ना, होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है। होम्यो और स्टेसिस, ये दो वर्ड से निकल के बना है, एक होम्यो और एक स्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सेम, होम्यो का मतलब होता है सेम, और स्टेसिस का मतलब होता है टू मेंटेन। यानी अगर हम इन दोनों की कंबाइंड डेफिनेशन निकालें तो इसका मतलब ये होगा कि टू मेंटेन द सेम कंडीशन। यानी हमें क्या करनी है, सेम ही कंडीशन को मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल, हम पहले होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन देख लें, उसके बाद टू मेंटेन द सेम कंडीशन वाली बात पे आते हैं। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन ये है कि टू द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल environment of the body with respect to external environment of the body। ये होम्योस्टेसिस की हमारे पास एक डेफिनेशन है। इसके अलावा एक और इसकी डेफिनेशन होती है, वो ये है कि द प्रिवेंशन ऑफ इंटरनल environment, the prevention of internal environments from the harms of fluctuations in the external environment। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने क्या करनी है, इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रिवेंशन। अब देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है। देखो, इंटरनल इन्वायरमेंट वो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाए, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जिस भी किस्म का इन्वायरमेंट है वो क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, हम अपनी बॉडी को ही कंसिडर कर लेते हैं, ये एक बॉडी बना लेते हैं, और इस पर्सन की ये जो बॉडी है, ठीक है, ये इसकी ये जो बॉडी है, इसका जो अंदरूनी इन्वायरमेंट है, इसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इसके अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल चेंज आएगा वो इसका इंटरनल इन्वायरमेंट का चेंज आएगा। और वो किसकी वजह से आएगा, वो इसकी सराउंडिंग के अंदर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये जो इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसकी वजह से आएगा। तो जो इसके बाहर वाला इन्वायरमेंट है वो क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ और वेरीफाई हुई कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आता है वो ड्यू टू द चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से आता है। तो डेफिनेशन का क्या मतलब है, डेफिनेशन का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। हमने क्या करनी है, इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रिवेंशन करनी है फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस। हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन का मतलब ये है कि फ्लक्चुएशंस का मतलब है बढ़ाव चढ़ाव, यानी कोई चीज़ बढ़े या कोई चीज़ कम हो, उसकी वजह से जो हार्म्स आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के बढ़ने या कम होने से जो हार्म आ रहे हैं, और वो चीज़ कहाँ पे बढ़ रही है या कम हो रही है, यानी फ्लक्चुएशन कहाँ पे आ रही है, वो आ रही है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। तो हमें इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशंस की वजह से होने वाले हार्म्स से अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करना है। इस ही प्रिवेंशन को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसी प्रिवेंशन को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। या सिंपली यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। यानी हमने अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को जो है वो इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हार्म्स और फ्लक्चुएशन से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो होम्योस्टेसिस की जो अब डेफिनेशन हमने जो इसके वर्ड्स की मीनिंग निकाली थी कि भाई टू मेंटेन द सेम कंडीशन, टू मेंटेन द सेम कंडीशन से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है टेम्परेचर की,
ठीक है, टेम्परेचर की कंडीशन है। अब मैंने आपसे यहाँ पे ये बात करी है कि ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी, इसके पास दो इन्वायरमेंट है, एक इसके इंटरनल इन्वायरमेंट है और एक इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल हम इस बॉडी को थोड़ा दोबारा से लेबल कर लें तो हमें क्या पता चलता है कि ये बॉडी है और ये इस बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल ऐसे ही बनाई है समझने के लिए, ड्राइंग पे नहीं जाइए। ये एक बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है और ये इस बॉडी का क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। हमने क्या कहा कि यहाँ पे हमने कंडीशन उठाई है टेम्परेचर की। मुझे एक बात बताओ, अगर बाहर का टेम्परेचर चल रहा हो 40 डिग्री तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या 37 डिग्री रहेगा? या मिसाल के तौर पे बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 46 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37.60 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा क्या? ऐसा नहीं है। मैंने यही बात करी है ना कि भाई बाहर जो चेंज आ रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आ रहा है, उस चेंज की वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो अब इस इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आया है, इसको मेंटेन करने के लिए हमने एक टर्म देखा, भाई वो क्या है, होम्योस्टेसिस का टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर बाहर चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट बॉडी के अंदर पड़ रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, होम्योस्टेसिस को एक्टिवेट करेगी और बाहर वाले टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस अंदर वाले टेम्परेचर को क्या करेगी, मेंटेन करेगी। तो एक तो टर्म ये हो गया कि भाई बाहर वाले के अकॉर्डिंग अंदर वाले को मेंटेन करना, ये आ गया होम्योस्टेसिस। लेकिन किस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, अंदर भी टेम्परेचर को ही मेंटेन कर रहे हैं, बाहर भी किसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर चेंज आया, टेम्परेचर की वजह से। तो सेम कंडीशन हो गई दोनों जगह पे। तो उसमें टू मेंटेन द सेम कंडीशन से मुराद ये है कि एक ही एस्पेक्ट को हम दोनों जगह पे काउंटर कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास हो गया थोड़ा सा होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन। अब ज़रा चलते हैं कि भाई एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस क्या है। एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, आपको होम्योस्टेसिस के बारे में पता चल गया है। तो अब हम देखते हैं कि भाई होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट्स क्या हैं। देखो इसके जो है ना होम्योस्टेसिस के हमारे पास है 3 एस्पेक्ट्स। पहला एस्पेक्ट है इसका नंबर 1, वो है ऑस्मो रेगुलेशन। पहला एस्पेक्ट है इसका ऑस्मो रेगुलेशन, जिसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हम 2 चीज़ें करते हैं। हम करते हैं वाटर एंड साल्ट्स का बैलेंस, वाटर और साल्ट्स का बैलेंस करते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरा एस्पेक्ट हमारे पास क्या है, दूसरा एस्पेक्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब है, देखो हमारी बॉडी के अंदर मेनली हमारी बॉडी के अंदर डेली कितने सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन हो रही है, हमारे पास ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, हर चीज़ की हमारे पास जो है वो एक तरीके से रिएक्शन चल रहा है। तो अब मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि वेस्ट पार्टिकल्स या वेस्ट हमारे पास जो मटेरियल होता है, उस वेस्ट मटेरियल की एक्यूमुलेशन हो जाती है। एक्यूमुलेशन से मुराद है कि जमा हो जाता है वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर। अब वो वेस्ट मटेरियल मेनली तौर पे क्या है, क्योंकि हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है तो हमारी डाइट के अंदर अमोनिया जो है वो एज अ मेजर वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारी बॉडी क्या करती है, इस अमोनिया को जो है वो डिज़ोल्व नहीं कर पाती तो इसको पहले यूरिया में कन्वर्ट कर देती है, तो यूरिया भी एक वेस्ट मटेरियल हो गया। और कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड भी होता है। तो अभी इसकी हम खाली ऊपर से देख रहे हैं, अभी इसकी पूरी क्लासिफिकेशन हमने पढ़नी है कि कौन कितना सॉल्युबल है, कौन कितना टॉक्सिक है, कौन से एनिमल्स उसको रिटेन करते हैं, कौन से नहीं, और इनकी बेसिस पे हम एनिमल्स की भी क्लासिफिकेशन करते हैं, वो उधर पे देखेंगे। तो इन सारे हमारे पास ये जो वेस्ट हैं, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, या यूरिक एसिड हो गया, ये जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, इन नाइट्रोजीनियस वेस्ट के रिमूवल को, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, तो इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट के रिमूवल को हम क्या कहते हैं, हम इसको एक्सक्रीशन टर्म करते हैं। तो दिस टर्म इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। और जो थर्ड हमारे पास एस्पेक्ट है, जो थर्ड एस्पेक्ट है हमारे पास, वो क्या है, वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके वर्ड से ही इसकी मीनिंग निकालेंगे। जैसे थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर या हीट भी कह सकते हैं इसको आप फ़िलहाल, लेकिन फिज़िक्स में इसको हीट नहीं कहेंगे। ठीक है, और रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, टू मेंटेन। ठीक है, तो रेगुलेशन का क्या मतलब हो गया, टू मेंटेन हो गया। तो हमारे पास इसकी क्या डेफिनेशन निकल के आई, द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, जो अभी हम ऊपर एग्जाम्पल भी लेके आए थे। तो द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। तो टेम्परेचर की मेंटेनेंस को हम क्या कहेंगे, थर्मो रेगुलेशन कहेंगे।
ठीक है। तो हमारे पास कितने आ गए होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट्स आ गए। एक हमारे पास क्या हो गया ऑस्मोरेगुलेशन, जिसके अंदर हम वाटर और साल्ट्स की बैलेंस कर रहे हैं। एक आ गया एक्सक्रीशन, जो हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की एक्यूमुलेशन हो जाती है, उस वेस्ट को जो है हमें रिमूव करना है, वो हम किसके ज़रिए करते हैं, एक्सक्रीशन के ज़रिए। और एक हमारे पास आ गया थर्मोरेगुलेशन, जिसके अंदर हमने क्या करा है, टेम्परेचर का या हीट का मेंटेनेंस करा है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है। अब आपको पता है हमें इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इनकी ज़रूरत इस वजह से पड़ती है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स का मेंटेनेंस नहीं होगा तो हमारा जो बॉडी है, अगर वाटर के, हमारी जाहिर सी बात है हमारी बॉडी किन से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। अगर सेल को वाटर नहीं पहुंच पाएगा, ये एक नॉर्मल सेल है, और अगर इसमें से वाटर नहीं होगा तो सेल से वाटर निकल के बाहर जाएगा। ठीक है, ताकि दूसरे अमाउंट नीड वाटर की पूरी करी जा सके। तो जैसे जैसे इसमें से वाटर निकलेगा तो सेल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, श्रिंक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सेल की डेथ हो जाएगी। साथ साथ हमें साल्ट्स का भी मेंटेनेंस करना होता है। जाहिर सी बात है अगर साल्ट्स की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर तो वाटर क्या है, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही वाटर ज़्यादा होगा तो सेल अपने एक्चुअल साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। दैट इज़ वाई सेल ब्रस्ट भी हो सकता है। ठीक है, सेल ब्रस्ट भी हो सकता है। या अगर साल्ट्स कम हो जाएंगे हमारे, या अगर साल्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, उसको सोल्यूबल करने के लिए हमें ज़्यादा वाटर चाहिए होगा, तो सेल से बाहर ज़्यादा पानी निकलेगा, तो वही सेम कंडीशन सेल श्रिंक भी हो सकता है। उसके अलावा एक्सक्रीशन हम क्यों करते हैं, एक्सक्रीशन के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा खौफ है वो अमोनिया का है, क्योंकि अमोनिया क्या करती है, फॉर एग्जांपल ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन में से पास हो जाती है, क्योंकि ये टॉक्सिक मटेरियल है, ये अमोनिया NH3 डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन में से पास होकर अंदर सेल के ऑर्गेनल्स को डिस्टर्ब करती है, उनको जो है वो नुकसान पहुंचाती है। इस वजह से हमें अमोनिया और जितने भी नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं इनको कन्वर्ट करना और इनको रिमूव करना, एक्सक्रीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्मोरेगुलेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा अपनी फर्स्ट ईयर के अंदर, एंजाइम्स जिसको हम कहते हैं, एंजाइम दैट आर नोन एज द बायोकैटलिस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हमारे ये जो एंजाइम्स होते हैं इनकी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है, जो होती है 37 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इस अमाउंट से सरपास हो जाएगा तो क्या होगा, एंजाइम जो हैं वो डीनेचर हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। ठीक है, एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो हमें इन चीज़ों की इस वजह से ही ज़रूरत होती है। अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट की क्लासिफिकेशन, नाइट्रोजीनियस वेस्ट की क्लासिफिकेशन। देखो हमारे पास वेस्ट जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास वेस्ट होता है मेटाबॉलिक वेस्ट, और एक हमारे पास जो है वो वेस्ट होता है मतलब नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, अब हमारे पास जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर चीज़ें यूज़ करते हैं वो क्या आ जाती हैं, जैसा कि लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, उसके अलावा प्रोटीन्स। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। अब अगर आप इनकी मोनोमेरिक क्लासिफिकेशन के अंदर जाएं, मोनोमेरिक क्लासिफिकेशन मतलब अगर आप इनके मोनोमर छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट्स होते हैं पॉलीमर के, उनको देखें तो आपको दिखेगा कि जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट हैं ये नॉन नाइट्रोजीनियस इन नेचर हैं, नॉन नाइट्रोजीनियस इन नेचर हैं। ठीक है, ये नॉन नाइट्रोजीनियस इन नेचर है, यानी इनकी मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर किसी भी किस्म का नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन का एटम नहीं पाया जाता। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को देखें तो ये जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है ये नाइट्रोजीनियस इन नेचर है। ठीक है, नाइट्रोजीनियस इन नेचर है। मैं अभी आपको बता भी देता हूँ कि किस तरीके से नाइट्रोजीनियस इन नेचर है। मिसाल के तौर पे अगर हम अपना एक प्रोटीन का मोनोमर उठा लें जिसको हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड। ठीक है, अगर अमाइनो एसिड की कंपोजिशन देखें तो ये अल्फ़ा कार्बन होता है, और अल्फ़ा कार्बन के राइट साइड पे कार्बोक्साइल ग्रुप, लेफ्ट साइड पे NH2 अमोनिया ग्रुप, और यहाँ पे अल्काइल रेडिकल और नीचे हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको क्या मिल गया, NH2, और ये NH2 हमारे पास क्या है, NH2 है अमाइन ग्रुप। ठीक है, और अमाइन ग्रुप जाहिर सी बात है जब यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन जब होगा तो यहाँ से ये कार्बन की बॉन्ड टूटेगी इससे, और ये NH2 निकल जाएगा बाहर NH3 की फॉर्म में। तो यहाँ पे ये NH3 आपको पता है क्या है, NH3 है अमोनिया। तो इट मीन्स के प्रोटीन जो है वो हमारे पास नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है और ये अमोनिया रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स को देखें तो आपको पता है न्यूक्लिक एसिड्स मेनली 3 चीज़ों से बने हुए होते हैं। एक हमारे पास पेंटोस शुगर होती है, और उसके अलावा एक हमारे पास जो है वो नाइट्रोजीनियस बेस होती है। ये नाइट्रोजीनियस बेस है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजीनियस बेस, और एक यहाँ पे हमारे पास जो है वो कौन सा ग्रुप होता है, ये होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये पेंटोस शुगर है, ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस है, और ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये देखो ये जो नाइट्रोजीनियस बेस है ये मेनली किन चीज़ों से बनी होती है, 2 चीज़ों से, जिनको कहते हैं प्यूरीन्स
एंड पैरामिडीन्स। तो ये यहाँ पे जो दो हमारे पास तरीके की जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है जिसके अंदर प्यूरिन और पैरामिडीन्स आ जाती हैं। प्यूरिन के अंदर एडिनाइन थायामाइन आ जाती है और पैरामिडीन्स के अंदर जो रिमेनिंग है यूरासिल और हमारे पास जो है वो गुआनिन और साइटोसिन, ये जो है बेसिस आ जाती हैं। कहने का मकसद ये है कि नाइट्रोजीनियस बेसिस कंपाउंड्स के अंदर जो नाइट्रोजीनियस नेचर के अंदर ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये भी हमारे पास वेस्ट को एक्सक्रीट कर सकता है। तो अब हमारे पास जो 3 तरीके के मेजर वेस्ट हैं, अब हम ज़रा उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास अमोनिया, उसके बाद है यूरिया और उसके बाद है यूरिक एसिड। ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास अमोनिया है एंड द सेकंड वन इज़ यूरिया एंड द थर्ड वन इज़ यूरिक एसिड। अच्छा, ये जो हमारे पास अमोनिया होता है, अमोनिया इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये हमारे पास वाटर में क्या होता है, हाईली सॉल्युबल होता है। ये भी हमारे पास तकरीबन हाईली सॉल्युबल ही होता है और ये जो है ये लेस सॉल्युबल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ हमें याद रखने की है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखने की है अमोनिया के अंदर और यूरिया के अंदर और यूरिक एसिड के अंदर, वो इनकी सॉल्युबिलिटी है। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, उसको सॉल्युबल करने के लिए आपको कितना ml वाटर रिक्वायर है? आपको हाफ लीटर यानी 500 ml वाटर रिक्वायर है। यानी अगर आपको 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया मिले और आपको उसे डिज़ोल्व करना हो तो आपको 500 ml वाटर की रिक्वायरमेंट है। जबकि उसी के बरक्स 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन अगर हमें मिले इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, तो हम यूरिया की फॉर्म में अगर देखें तो उसको हमें डिज़ोल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 ml वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। जबकि उसी के आगे अगर हम देख लें तो हमारे पास एक और मेजर नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड का 1 ग्राम को डिज़ोल्व करने के लिए आपको सिर्फ यू ओनली नीड 1 ml ऑफ वाटर। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक है वही सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल है। तो अमोनिया क्या है, मोस्ट टॉक्सिक। ये यूरिया क्या है, ये लेस टॉक्सिक देन अमोनिया है। और ये जो यूरिक एसिड है ये क्या है, लीस्ट टॉक्सिक है। ठीक है, क्या है, लीस्ट टॉक्सिक है। अच्छा, अब ये जो अमोनिया है इसको कौन एक्सक्रीट करते हैं? इनको एक्वेटिक एनिमल्स या मेरीन एनिमल्स जितने भी होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स या मेरीन एनिमल्स जितने भी हो गए, जैसा कि शार्क, बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनियस फिशेस। ठीक है, यानी वो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो एक्वेटिक वाटर में रहते हैं। एक्वेटिक वाटर वो वाटर होता है जिसके अंदर हमारे पास फ्रेश वाटर की कंडीशन होती है, यानी जिसके अंदर हमारे पास साल्ट्स कम होते हैं और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। तो इनको आसानी से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल जाता है। इसी वजह से ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये आसानी से अमोनिया को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। जो है वो इनके पास गिल्स भी होते हैं और इनके पास जो है वो साल्ट ग्लैंड्स भी होते हैं जिसके ज़रिए इन तमाम चीज़ों को ये मेंटेन करते हैं। यूरिया ये हमारे पास मैमल्स के अंदर होता है, और कुछ रेप्टाइल्स के अंदर भी होता है ये। ठीक है, ये रेप्टाइल्स एनिमल्स के अंदर। और ह्यूमंस स्पेसिफिकली ह्यूमंस जो हैं वो भी इस यूरिया को ही एक्सक्रीट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो आता है यूरिक एसिड, और ये ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं वो इसको खारिज करते हैं। स्नेल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये इसको जो है वो एक्सक्रीट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली। अब ये भी देखें कि जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया का एक्सक्रीट करते हैं वो कहलाते हैं अमोनोटेलिक। वो ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं वो कहलाते हैं यूरियोटेलिक, और वो ऑर्गेनिजम्स जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, जैसा कि हमारे पास अमाइनो एसिड भी हो जाता है कभी कभी जब ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक हो जाए, और हमारे पास क्रेटिनिन भी आ जाता है। ठीक है, बस ये आपने याद रखना है, इनकी सॉल्युबिलिटी वगैरह को इतना डिस्कस नहीं किया जाता। इसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई हमारी बॉडी के अंदर भी तो अमोनिया बन रहा है ना, तो हम कहाँ से रोज़ हाफ ml ऑफ वाटर लेके आ रहे हैं 1 ग्राम को जो है वो डिज़ोल्व करने के लिए। और हालांकि हमारी बॉडी के अंदर 1 ग्राम नहीं बनता, 1 ग्राम से ज़्यादा ही बनता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये जो अमोनिया है ना, हमारी बॉडी को पता है कि भाई ये जो अमोनिया है ये क्या है, बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है। इसको सोल्यूबल करने के लिए कितना ml वाटर रिक्वायर है, 500 ml रिक्वायर है। ठीक है,
तो हमारी बॉडी क्या करती है, इसको हमारी बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है इसको हम क्या कहते हैं, लिवर। और लिवर का काम आपको पता है, लिवर का काम क्या है, लिवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना, ठीक है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो बॉडी ने क्या करा, इसको लिवर के पास भेज दिया। लिवर ने क्या करा, लिवर के अंदर एक साइकिल चलता है, उसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल, या हम इसको ऑर्नाथीन साइकिल भी कहते हैं, ऑर्नाथीन साइकिल, ठीक है। तो लिवर ने क्या करा, इसको थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूरिया साइकिल या ऑर्नाथीन साइकिल लिवर ने इस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया यूरिया के अंदर। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर इसने क्या यूज़ करा, इसने 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल यूज़ करे प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यूज़ करा। अब देखते हैं कि भाई हमारे पास ये जो साइकिल है एक्चुअली में ये किस तरीके से है। ये हम जो स्टडी कर रहे हैं, अब हम स्टडी कर रहे हैं क्या, अब हम स्टडी कर रहे हैं ऑर्नाथीन साइकिल या यूरिया साइकिल, ठीक है। अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, ऑर्नाथीन साइकिल या यूरिया साइकिल। फॉर एग्जांपल साइकिल को बनाने के लिए हम एक सर्किल का यूज़ करते हैं और इस सर्किल के ज़रिए हम थोड़ा समझते हैं कि हाँ भाई ये साइकिल जो है वो किन चीज़ों पर मबनी है, ठीक है। पहले हम थोड़ा इधर से देखते हैं, फर्स्ट कंपाउंड इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड जो है वो यहाँ पे वो है ऑर्नाथीन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से सेकेंड कंपाउंड आता है हमारे पास सिट्रोलिन, थर्ड कंपाउंड आता है हमारे पास आर्जिनिनो सक्सीनेट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्जिनाइन, और फिर ये आर्जिनाइन कन्वर्ट हो जाता है हमारा यूरिया के अंदर, ठीक है। तो अब पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। ये इधर मूव करेगा, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है और इधर मूव कर रहा है, और फिर ये ऐसे पूरा हमारे पास जो साइकिल है वो चलता जा रहा है। देखो सबसे पहला कंपाउंड है ऑर्नाथीन। ये ऑर्नाथीन हमारे लिवर के अंदर पहले से मौजूद होता है। जब इस ऑर्नाथीन के साथ आपका 1 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 1 अमोनिया का मॉलिक्यूल मिलता है तो ये ऑर्नाथीन थ्रू द मेनी इंजाइमेटिक रिएक्शंस कन्वर्ट हो जाता है सिट्रोलिन के अंदर। फिर क्या होता है, ये जो सिट्रोलिन है ये सिट्रोलिन अगेन कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिनो सक्सीनेट के अंदर, आर्जिनिनो सक्सीनेट के अंदर। अभी जो आर्जिनिनो सक्सीनेट है ये फर्दर कन्वर्ट होगा किसके अंदर, आर्जिनाइन के अंदर, ठीक है। आर्जिनाइन के अंदर कन्वर्ट होने के लिए हमें यहाँ से इसको 1 NH3 यानी अमोनिया का मॉलिक्यूल देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो आर्जिनाइन है ये आर्जिनाइन कन्वर्ट होता है ऑर्नाथीन के अंदर, इसके ऊपर एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है और उस एंजाइम का नाम है आर्जिनेज। उसका नाम क्या है, आर्जिनेज। जब इसके ऊपर आर्जिनेज का मैकेनिज्म होगा तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ से 1 यूरिया का मॉलिक्यूल भी हमें देगा और ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ऑर्नाथीन के अंदर। तो इसने हमें क्या दिया, 1 यूरिया का मॉलिक्यूल भी दिया CONH2CO, ठीक है। और इसी खुद किस में कन्वर्ट हो गया, ऑर्नाथीन के अंदर। तो ये ऑर्नाथीन साइकिल है। इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है जिसको हम कहते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दें, इसको हम कहते हैं काओ, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, काओ। काओ से क्या मुराद है यहाँ पे, काओ C स्टैंड्स फॉर यहाँ पे सिट्रोलिन, A स्टैंड्स फॉर आर्जिनिनो सक्सीनेट, और यहाँ पे ये वाला जो सेकंड A स्टैंड फॉर, दिस स्टैंड फॉर आर्जिनेज, सॉरी आर्जिनाइन, आर्जिनेज का एंजाइम है, और O स्टैंड फॉर ऑर्नाथीन, ठीक है। तो ये इसको याद करने का निमोनिक है, आप इसको काओ निमोनिक के ज़रिए याद कर सकते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़े अपने, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट्स पढ़े हमने, और हमने उसके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन पढ़ा, हमें इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है हमने वो पढ़ा। नाइट्रोजीनियस वेस्ट कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के बीच का डिफरेंस, इनकी सोलिबिलिटी, कौन से मैमल के अंदर कौन से एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं वो, और अमोनिया जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है हम उसको किस तरीके से यूरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑर्नाथीन साइकिल क्या होता है, यूरिया साइकिल क्या होता है, उनका निमोनिक। तो आज हमने ये पढ़ा। इंशाल्लाह कल जो हम अपनी स्टडी करेंगे वो करेंगे किडनी के बारे में और एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।